हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आपका क्या था कि हमने बताया था जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के ऊपर। वो कैसा कॉन्सेप्ट था आपका? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था। आज हम बात करेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है आपकी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट में एक बताता है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो कैसे निकालेंगे इसके अंदर कि ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका इक्वल होगा कि आपके कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए अगर एक मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितनी होगी? मॉलिकुलरिटी 2 होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ले लिया कि आपकी ब्रोमीन गैस ली हमने, ठीक है, ब्रोमीन गैस ली और ये क्या बनाता है आपका 2 ब्रोमीन गैस। देखिए तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, केवल एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ब्रोमीन गैस बना रहा है आपका। तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी आपकी? 1, ठीक है। अगर हम ये एग्जांपल ले अगला, H2 गैस प्लस में Br2 गैस और क्या बनाइए आपका 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है, गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक आपका ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी कितनी हुई? 2। तो यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल बताया ना, ये देख के कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके, ये एक आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आपकी 0 नहीं हो सकती, नॉट 0, ये कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर आपका क्या हो सकता था? 0। आपकी मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ना ही नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, और ना ही ये फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है, और ना ही ये आपकी क्या हो सकती है? इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर अप्लीकेबल होती है। कौन सी रिएक्शंस के ऊपर अप्लीकेबल होती है? केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर अप्लीकेबल होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं हम। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे कि आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। हमने कोई एक जर्नल रिएक्शन कंसिडर की, Na रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे जो कन्वर्ट होते हैं आपके किसी प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके अंदर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या था? A, N आपका क्या है यहाँ पे? स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको क्या कर देंगे? इसकी पावर में रेज कर देंगे, यहाँ पे इसकी पावर N हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन में पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, रेट की डेफिनेशन के अनुसार कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका। और यहाँ पे क्या आपका ए कंसंट्रेशन है, ए क्या आपका? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की पावर n लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी? मोल लीटर इनवर्स। क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या आई आपकी? रेट ऑफ रिएक्शन की मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन की पावर n था, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स की पावर n आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट K की। तो हम कैसे निकालेंगे कि K को तो उस साइड रहने दो और आप इसको किधर ले आओ? आप इसको नीचे की तरफ ले आओ, ठीक है। क्या करोगे आप इसके अंदर? अब आप इसके अंदर करोगे कि आप इसको नीचे की तरफ ले आओगे, ठीक है, K वाले से इस साइड ले आओ।
तो आपका क्या हो गया, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स की पावर n हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि K इज इक्वल टू, अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है, n आपका क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू ऑर्डर आपका, क्या आपका n इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, ठीक है। n आपका ऑर्डर हो गया, तो n जब आपका ऑर्डर है तो मान लीजिए आप किसके लिए निकालते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए निकाल रहे हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा आपका जीरो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स पावर कितनी हो गई जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे थे, और किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वन, कितनी होती है उसकी वैल्यू वन। तो आपकी यूनिट रेट कांस्टेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आया आपको निकालना। उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। के क्या था आपका, के इज इक्वल टू था आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स की पावर n, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी वन, तो क्या होगा k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स की पावर वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पावर क्या हो जाएगी वन, n की वैल्यू वन हो गई, तो क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यूनिट क्या आ गई आपकी सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट क्या होती है आपकी सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी आपकी टू, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स की पावर टू। तो क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में मोल की पावर टू लीटर की पावर माइनस टू। तो क्या हो जाएगा आपका मोल इनवर्स लीटर वन सेकंड इनवर्स वन, ये यूनिट आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ जाएगी। उसके आगे आपका टॉपिक आता है एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर आपका क्या होता है, सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इसके अंदर आपका बोलता है कि ये आपकी वो रिएक्शंस होती हैं, ये आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं कि होती तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं आपकी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये अपीयर्स क्या होती हैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अपीयर्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अपीयर्स होती हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई आपकी कि वो रिएक्शंस जो एक्चुअली या ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं, बल्कि वो कुछ कंडीशंस के अंडर आपकी बिहेव करती हैं एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रूप में, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये आपको, हमने इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर क्या होता है आपका स्क्रोच C12H22O11। जब आप इसके अंदर क्या डालते हो, एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर डाल देते हो, तो एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर डालने पर ये किस में टूट जाता है आपका ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, ठीक है। जो आपने H2 लिया है ये किसके अंदर लिया आपने एक्सेस के अंदर लिया है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर लिया है। और रेट लो जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था वो क्या बोलता था कि अगर कोई भी आपका रिएजेंट कि एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो आपका रेट लॉ के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू K इंटू C12H22O11। केवल स्क्रोच की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्या रेट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपका वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये आपका एक्सेस के अंदर। और हमारा रेट लॉ बोलता है कि कोई भी रिएजेंट जो एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है हम उसको रेट लॉ के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो केवल इंक्लूड क्या होगा आपका स्क्रोच, तो इसकी पावर कितनी थी वन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना आया वन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं आपका बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मोलिकुलरिटी की बात करें तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी टू,
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो क्या होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का एग्जाम्पल लिया आपने, तो एस्टर क्या होता है आपका CH3COOC2H5, ठीक है। इथाइल एसीटेट ले लिया आपने, इसमें भी आपने क्या डाल दिया, एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर डाल दिया, तो ये आपका टूटता है एसिटिक एसिड के अंदर प्लस में आपका इथाइल अल्कोहल के अंदर। अब फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट लो के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, तो वही किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इथाइल एसीटेट के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। और फिर से आपका ऑर्डर कितना आएगा 1, क्योंकि आपका वाटर किसके अंदर है, प्रेजेंट एक्सेस अमाउंट के अंदर। तो इसी कारण क्या होते हैं कि जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उनमें एक क्वांटिटी अगर आप एक्सेस अमाउंट के अंदर कर देते हो, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन केवल दूसरी क्वांटिटी जो आपकी लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी रिएक्शन कैसी बन जाती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बन जाती है। इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।